गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन में आप स्टडी कर रहे होंगे और इस लॉकडाउन में आप थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हो रहे होंगे, होमवर्क भी कर रहे हैं, राइटिंग होमवर्क। लेकिन इसके साथ साथ अभी से ही हमें जो ख़ास चीज़ें होती हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, उसको भी लर्न करते रहना चाहिए। लिख कर याद करें, पढ़कर याद करें। और जो मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ ये बहुत ही इसमें मेहनत से मुश्किल से बन पाती हैं, तो प्लीज़ इसको जो है ज़रूर आप लोग सुना करें। इन चीज़ों को सुनेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। इसमें मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाता हूँ। मैं सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है। इस पे सारे टॉपिक पढ़ाना आसान बात भी नहीं है थ्रू ऑनलाइन क्लासेस, बट मैं इसके थ्रू आपको इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक्स है मैं उसको जो है बता रहा हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो आपका फर्स्ट चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का, उसका नाम है पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जो मैंने वीडियोस बनाई थी, कि पावर शेयरिंग में कि सभी को बराबर से हक मिले, सभी को बराबर राइट्स बने, इसमें सभी लोग पॉलिटिक्स कर सकें, ठीक है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी पीपल स्पीक फ्रेंच एंड डच इन द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रुसेल्स। अब यहाँ पर बात हो रही है पूरे आपकी बेल्जियम की बात नहीं हो रही है। जब पूरे बेल्जियम की बात होगी तो उसमें डच ज़्यादा हैं, उसके अंदर डच ज़्यादा हैं जब पूरे बेल्जियम की बात करोगे, और फ्रेंच जो है दूसरे नंबर पर हैं। बट ब्रुसेल्स की बात करेंगे हम लोग जब, व्हेन वी विल टॉक अबाउट द ब्रुसेल्स कैपिटल ऑफ बेल्जियम, तो देयर इज़ अ डच इज़ अ माइनॉरिटी एंड फ्रेंच इज़ अ मेजॉरिटी। तो इस यहाँ पर जो आपकी फ्रेंच है, जो फ्रेंच आपको दिख रही है 80%, तो ये 80% वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। 80% जो आपकी फ्रेंच है और 20% आपकी डच है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं अब आपका, हाउ मेनी टाइम्स लीडर्स ऑफ बेल्जियम अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है, तो इसको कितने बार जो है बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया है, तो इसको जो है 4 टाइम, 4 बार इसको अमेंड किया गया है। अमेंड का मीन्स संशोधन करना, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो मोर देन 100 टाइम से ज़्यादा हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन आप देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग से रिगार्डिंग इसमें कौन सी ऑप्शन सही है, कौन सी बातें सही है रिगार्डिंग पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग, इट फर्स्ट ऑप्शन इज इट लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट ग्रुप। नहीं, ये बिल्कुल किसी भी ग्रुप से कॉन्फ्लिक्ट का मीन्स लड़ाई झगड़े करना, ठीक है। तो ये झगड़ा नहीं करता। तो ये इसमें दिया है कि फर्स्ट में झगड़ा करता है, उसको प्रमोट करता है, नहीं। तो ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन बी लिखा है, इट इंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। हाँ, ये स्टेबिलिटी ज़रूर लाता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, कि मतलब उसके अंदर एक अच्छा माहौल बनेगा, लोग स्टेबल रहें, अपनी जॉब्स करें आराम से, अपने स्कूल्स जाएं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा होता है कि सभी को इसमें राइट्स होते हैं, गरीब भी पढ़े, अमीर भी पढ़े, सभी लोग जॉब्स करें। नंबर सी, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट ग्रुप। रिड्यूस का मतलब कम करना, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। जब पावर शेयरिंग अच्छे से होता है, यानी कि सबको राइट्स मिल जाएं, जिस तरीके हमारे इंडिया में सभी को कॉन्स्टिट्यूशन तौर पर सभी लोग जॉब कर सकते हैं, तो इस लिहाज पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, कम होता है। तो ये भी सही है, सी ऑप्शन। तो आपके ऑप्शन बी और सी सही है। तो आप नीचे ऑप्शन देख लेंगे कि नंबर डी, बी एंड सी सही है, तो इसमें आप करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4, विच वॉज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो सिन्हाला है। एक्चुअली वहाँ पर जो श्रीलंका है, श्रीलंका के अंदर सिन्हालीज जो लैंग्वेज बोली जाती है वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, और ये मेजॉरिटी लोग हैं, और ये सब ज़्यादातर बुद्धिस्ट है, ठीक है।
और आपकी माइनॉरिटी में है श्रीलंकन तमिल्स है, इंडियन तमिल्स है, ये और हैं। ठीक है, ये आपकी सिन्हालीस जो है वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज मीन्स होता है कि उस लैंग्वेज में वर्क होता हो, जैसे हमारे इंडिया में इंग्लिश, हिंदी और अलग अलग स्टेट्स की लैंग्वेज में सारे जो गवर्नमेंट के वर्क होते हैं वो उसी में होते हैं। जैसे कि हम बैंक जाएं तो बैंक में इंग्लिश भी हम लोग में काम कर सकते हैं और यह हिंदी में भी काम कर सकते हैं। और जो स्टेट की लैंग्वेजेस होती है, उर्दू कहीं की स्टेट लैंग्वेज होती है, कहीं की तमिल होती है, तेलुगु होती है, इसी तरीके से सिन्हाला जो है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 5 क्वेश्चन नंबर है, इसमें दिया विच कम्युनिटी वॉज रिच एंड पावरफुल इन बेल्जियम। ये तो बहुत आसान बात है कि जो मैंने बार बार बताया, जो फ्रेंच थी, फ्रेंच जो आपकी कम्युनिटी थी, एक डच थी नंबर 1 59% था उसका, नंबर 2 40 थी। ठीक है, नंबर 1 आपकी 1% जिसके पास मतलब जो बोलते थे पूरे बेल्जियम में वो थे जर्मन। तो जो फ्रेंच लोग थे 40% वाले लोग, ये बड़े अमीर हुआ करते थे, एजुकेटेड हुआ करते थे, तो इनका अच्छा चलता था हिसाब किताब। तो ये आप याद रखिएगा, फ्रेंच फ्रेंच फ्रांस कंट्री एक जो है वहाँ पर फ्रांस, वहाँ की फ्रांस ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ये बाद में फ्रेंच वाले लोग और दूसरी जगह भी गए, शिफ्ट हुए। तो बेल्जियम जो है यूरोप में है और ये हार्ट कहा जाता है यूरोप का। बहुत खूबसूरत ये कंट्री भी है। तो आप जो है फ्रेंच, आपकी ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। व्हाट इज़ मेजोरिटेरियनिज्म, ये क्या चीज़ होती है कि ये बिलीव दैट द मेजॉरिटी community should be able to rule a country in whatever way it wants, disregarding इसमें आपका देखिए व्हाट इज मेजोरिटेरियनिज्म, इसके अंदर क्या होता है, ए बिलीव दैट, ये यकीन किया जाता है, ये माना जाता है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी जो होती है, मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल ए कंट्री इन वॉट एवर वे इट वॉन्ट्स, यानी कि जिस कंट्री के अंदर वो जैसे चाहे वैसे रूल करे। जब सरकार बन जाए, एक तरीके डिक्टेटरशिप तरीके से वो रूल करे वहाँ पर, उसको आप मेजोरिटेरियनिज्म एक तरीका कहते हैं, रूल कहते हैं, जिसमें और डिसरिगार्डिंग विशेष एंड नीड्स ऑफ माइनॉरिटी, यानी कि जो माइनॉरिटी लोग होंगे, जो माइनॉरिटीज मीन्स होता है कि जो लोग नंबर में कम होते हैं, जो पीपल, उनका जो है उनकी जो विशेष होंगी, उनकी जो एक्सपेक्टेशन होगी, हम भी जॉब करें, हमें भी बेहतर एजुकेशन मिले, तो उनको इंसल्ट करना, उनको आगे नहीं बढ़ने देना, तो ये सारी चीज़ें डिक्टेटरशिप्स होती हैं, मेजोरिटेरियनिज्म होती हैं। तो ये सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और घातक होता है किसी भी देश के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है मेंशन वन स्टेप विच वाज टेकन बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट टू क्रिएट मेजोरिटेरियनिज्म। तो 1956 मेजोरिटेरियनिज्म जो हुआ था वो श्रीलंका में हुआ था। 1956 में क्या हुआ था, एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो यहाँ पर मेजोरिटेरियनिज्म जो थे वो आपके बुद्धिस्ट थे, वो सिन्हालास लैंग्वेज बोलते थे और इनको जो है वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया गया 1956 में। यू शुड रिमेंबर दैट वन। 96 में एक जो है एक्ट आया, एक नियम आया और उसको पास कर दिया गया और उसको रिकॉग्नाइज कर दिया, सिन्हालास को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया। लेकिन वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ थे, जो तमिल्स बोलते थे, ठीक है, तो उन्होंने इसका जो है उनके एक तरीके से अगेंस्ट ये बात हुई, तो उन्हें ये बेहतर नहीं लगी, माइनॉरिटी को दबाया गया एक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है स्टेट वन प्रूडेंशियल रीज़न एंड वन मोरल रीज़न फॉर पावर शेयरिंग फ्रॉम द इंडियन कंटेक्स्ट। तो इंडिया इज़ अ मल्टीनेशनल सोसाइटी एंड इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो इंडिया जो है एक प्रूडेंशियल रीजन इसका ये है
कि यहाँ पर जो है मल्टी आपकी नेशनल सोसाइटी से, यानी कि यहाँ पर जो है सभी कास्ट के लोग मिल जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारी कास्ट हैं और यहाँ तक दुनिया में सारे रिलीजन यहाँ पर इंडिया में है और बड़ी पॉपुलेशन में, करोड़ों की पॉपुलेशंस में है। मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदूज़ भी हैं, सिख भी हैं, ठीक है, और भी यहाँ तक कि पारसी भी हैं, ज्यूज़ भी हैं, ठीक है, बुद्धिस्ट भी हैं। तो ये, और एक इंडिया का जो मोरल रीजन है, नैतिक बहुत अच्छी चीज़ होती है, जो प्यारी चीज़ है, वो डेमोक्रेटिक कंट्री है कि यहाँ पर सभी को राइट है अपना डेमोक्रेटिक वे में जीने का। राइट टू फंडामेंटल सारे राइट्स दिए गए हैं हम सबको। देख नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंट्री विच हैज़ लॉस्ट पीस ड्यूटी मेजोरिटेरियनिज्म। तो श्रीलंका। तो यहाँ पर जो है आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि श्रीलंका के अंदर जो सिन्हालीस लोग जो थे, बुद्धिस्ट जो लोग थे, वो उन्होंने अपना जो है 1956 में एक्ट बना लिया था और उसके बाद जो है वहाँ पर उनका बहुत सारे रूल रेगुलेशन चले, लेकिन इससे क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया, पावर शेयरिंग बेहतर नहीं हुई। तो जब पावर शेयरिंग नहीं होगी तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो है क्रिएट होगा। कहीं एक बंदे की चले, एक ग्रुप की चले और बाकी के 30% 40% लोगों की इंसल्ट हो, उन्हें एजुकेशन में राइट न दिया जाए तो बहुत ख़राब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रूडेंशियल एंड मोरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग। इसमें आपकी देखिएगा प्रूडेंशियल, आप इसमें प्रूडेंशियल पूछा गया है एंड प्रूडेंशियल के बारे में पूछा गया है और दूसरा मोरल रीज़न के बारे में पूछा गया है। तो प्रूडेंशियल जो रीज़न होता है वो प्रूडेंशियल रीज़न स्ट्रेस पावर शेयरिंग ब्रिंग बेटर आउटकम्स और रिजल्ट। जो प्रूडेंशियल रीज़न होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जानकारी के लिए लॉन्ग में शॉर्ट में हर जगह काम आएगा। तो प्रूडेंशियल रीज़न जो स्ट्रेस जोर देता है कि पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स रिजल्ट, यानी कि हमारे देश में जो भी सिस्टम चल रहा है तो प्रूडेंशियल रीज़न में सभी एक अच्छा आउटकम आना चाहिए, एक अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, तो इसकी जो फिक्र की जाती है। और बट जो मोरल आपका रीज़न जो होता है, नीचे वाले ऑप्शन दिया है, वेयर एज मोरल रीजन एम्फिसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल, कि रिजल्ट कैसा भी हो, चाहे रिजल्ट थोड़ा गड़बड़ भी आ जाए, बट प्रूडेंशियल में ऐसा होता है कि रिजल्ट बहुत अच्छा आना चाहिए, सब कुछ देश बढ़िया चलना चाहिए। लेकिन पावर शेयरिंग में क्या होता है, वो जो मोरल रीज़न ये होता है कि पावर शेयरिंग पे बड़ा एम्फेसाइज दिया जाता है कि सबको वैल्यू दी जाए, माइनॉरिटी को भी मेजॉरिटी को भी सबको वैल्यू दी जाए, वो आपका मोरल रीज़न होता है। तो ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम टू सब ग्रुप्स ऑफ तमिल इन श्रीलंका। तो हमने आपको पहले ही ऑलरेडी बता दिया, यहाँ पर 2 सब ग्रुप थे, श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन ओरिजिन तमिल्स, ठीक है। तो ये 2 सब ग्रुप हैं, श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन ओरिजिन तमिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ द सिस्टम ऑफ चेक बैलेंसेस ऑफ पावर शेयरिंग। ये आप लोग बाद में पढ़िए, इसमें जितना ज़रूरी नहीं है। स्टेट 2 मेन बेसिस द सोशल डिवीज़न इन श्रीलंका। आपको मालूम ही होगा कि श्रीलंका के अंदर 2 बेसिस पर ही सोशल डिवीज़न था। एक तो रिलीजन बेस पर कि आप बुद्धिस्ट हैं, आप हिंदूज़ हैं, आप क्रिश्चियंस हैं, आप मुस्लिम हैं, एक तो इस तरीके से डिवीज़न हो जाता था, उसी हिसाब से पावर वगैरह मिलती थी, अब इंसान समझता मैं ये हूँ वो हूँ। उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में इसी तरीके से सिस्टम था, कम्युनिटी सिस्टम था एक तरीके से मान लीजिएगा। और लैंग्वेज पर था कि हम वी आर द सिन्हालीज, वी आर द स्पीकर ऑफ सिन्हालीज, वी आर द स्पीकर ऑफ तमिल्स। तो इसमें तो ये बेसिस थे उसके, एक रिलीजन धर्म था, दूसरा भाषा लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फॉर्म द मेजॉरिटी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इन श्रीलंका। तो सिन्हालीज बुद्धिस्ट फॉर्म मेजॉरिटी। जो सिन्हालीज बुद्धिस्ट थे
वो मेजॉरिटी में थे। याद रखिएगा, ये सीधा सा क्वेश्चन ये है कि सिन्हाला के अंदर, जो श्रीलंका के अंदर मेजॉरिटी में कौन लोग थे? जो सिन्हालीस जो लैंग्वेज थी, जो सिन्हालीस बुद्धिस्ट थे, वो मेजॉरिटी में थे। अच्छा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेल्जियम में कौन मेजॉरिटी में थे? तो याद रखिएगा, डच मेजॉरिटी में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 है ये। नंबर 16 है, इन विच ईयर श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, कि हमारा भारत जो देश था 1947 में इंडिया तो इंडिया इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1947, बट श्रीलंका वॉज इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1949। ये 1949 में श्रीलंका जो थी वो इंडिपेंडेंट कंट्री हो गई। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 1949 में। विच इट व्हाट इज़ द लिंग्विस्टिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम? तो ये इसमें बहुत सरल बात है कि 59% जो पीपल थे वो डच बोलते थे, ठीक है। उसके बाद फ्रेंच लोग थे वो 40% बोलते थे, और बाकी के जो पूरे देश में जर्मन एक लैंग्वेज यानी स्पीकर थे, जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले। चीज़ लैंग्वेज के अलग अलग नाम है, लेकिन ये कंट्री के भी नाम है, ठीक है। जर्मन एक कंट्री है, जर्मनी भी कंट्री है, फ्रांस भी कंट्री है, ठीक है। डच, ये नीदरलैंड में भी डच बहुत बोली जाती है, ठीक है। बट हम लोग कर रहे हैं बेल्जियम की बात। बहुत बार जो अलग अलग कंट्री बनते हैं जैसे कि, तो उसमें बहुत अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती हैं। जैसे हमारे इंडिया में भी बहुत डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेज बोली जाती हैं, बट यहाँ पर 59% डच बोलते थे और 40% पीपल जो थे फ्रेंच बोलते थे। 1%, ये क्वेश्चन आ सकता है 1% वाला क्वेश्चन, याद करिएगा। 1% आप लोग हो सकता है छोड़ दें कि 1% जो लोग थे वो जर्मन बोलते थे, जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ इज़ पावर शेयर इन मॉडर्न डेमोक्रेसी? अच्छा, ये बात है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर कैसे शेयर किया जाता है। मॉडर्न, आज की मतलब मॉडर्न डेमोक्रेसी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है चेंजेस हो चुकी हैं, ठीक है। इसमें हम लोग जो है सभी को वोटिंग राइट्स दिया गया है। जो भी 18 ईयर्स का होता है, आप लोग भी 18 ईयर्स के हो जाओगे जब वोट डालोगे। अभी 18 ईयर्स के नहीं हुए हैं, ठीक है, अभी छोटे बच्चे हैं आप लोग। तो इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर इज शेयर्ड एमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर इज शेयर्ड एमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, among government at different levels and among various political parties, precious groups। तो इसमें आपको मालूम है कि इसमें अलग अलग तरीके से मॉडर्न डेमोक्रेसी में होता है कि अलग अलग पार्टीज़ बना दी जाती हैं। कि इंडिया में हमारे यहाँ बहुत सारी पार्टीज़ हैं, जैसे कि मान लीजिए बीजेपी है, कांग्रेस है, टीएमसी है, जैसे कि समाजवादी पार्टी है, पीस पार्टी है, ठीक है। बहुत सारी पार्टियाँ हैं, तो ये अलग अलग अपने इलेक्शन लड़ती हैं, जो ये बताती हैं कि हम आपसे बेहतर देश चला सकते हैं, हम आपसे बेहतर काम कर सकते हैं। तो एक कंपटीशन है, तो जनता को जो पार्टी बेहतर लगती है वो उसको वोट डालती है। एक तो ये हो गया। और गवर्नमेंट लेवल पर जो होता है वो आपको मालूम है, गवर्नमेंट लेवल पर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एक सिस्टम बना हुआ है, वो भी डेमोक्रेटिक वे है एक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द फेडरल डिवीजन ऑफ पावर? फेडरल डिवीजन ऑफ पावर में ये होता है पावर शेयर्ड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल सिस्टम में ये होता है कि बहुत सारे, मतलब दोनों, जैसे हमारा देश इंडिया है, तो इंडिया के अंदर एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो दिल्ली में, वहाँ पर सारे पीएमओ वगैरह ऑफिस होता है, वहाँ से ऑपरेट होती है। इसी तरीके से हर स्टेट के अंदर जो कैपिटल होती है, तो यूपी है, यूपी लखनऊ के अंदर हमारे सीएम साहब बैठे हैं, योगी साहब, तो वो वहाँ से अपने ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो पूरे उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं। और इस तरीके से जो दिल्ली गवर्नमेंट है, तो वो अपने पूरे देश को चला रही है। लेकिन बहुत सारे एक दूसरे के पावर होते हैं, बहुत सारे पावर जो स्टेट के अपने पास होते हैं, बहुत सारे पावर जो होते हैं वो कंट्री के पास, मतलब पूरे पीएमओ के पास होते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के पास। तो ये दोनों मिलकर जब देश चलाते हैं तो उसे फेडरल सिस्टम कहते हैं, मिलजुल कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द
कम्युनिटी दैट इज़ रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल इन बेल्जियम, तो हमने ये आपको बता दिया फ्रेंच माइनॉरिटी कम्युनिटी थी जो 40% थी। What does the word ethnic refer to? It refers to a social division based on shared culture. ये इतने ग्रुप का मतलब जिसका अलग अलग कल्चर हो, रहना खाना पीना कपड़े पहनना, तो उसको इथनिक बोलते हैं। तो इथनिक की इट रेफर्स टू ए सोशल डिवीज़न, सोशल, ठीक है, बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। विच टाइप ऑफ पावर शेयरिंग इज कॉल्ड चेक्स एंड बैलेंसेस। हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इसको जो आप लोग देख लेना, उसको बोलते हैं हॉरिजेंटल पावर, चेक्स एंड बैलेंसेस। विच टू लैंग्वेज आर जनरली स्पोकन इन बेल्जियम, तो आपको मालूम थी नंबर 1 डच बोली जाती थी, नंबर 2 फ्रेंच बोली जाती थी, नंबर 3 जर्मन बोली जाती। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजेंटल शेयरिंग ऑफ पावर। हॉरिजेंटल जो शेयरिंग पावर होती है जो आपके देश में चलती है, लीजिस्लेचर जिसके अंदर दोनों लोकसभा और राज्यसभा होता है, एग्जीक्यूटिव जो होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति होता है, उसके बाद बहुत सारी पावर होती है, वो एग्जीक्यूटिव होता है। फिर जुडिशरी होता है। तो सबसे पहले बिल बनता है लीजिस्लेचर के अंदर, कोई नियम बनाना है, कानून बनाना है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं, उसके बाद जुडिशरी के पास जाता है, इसको ये अपने एक्ट बनाते हुए इसको लागू किया जाता है। हु इलेक्ट्स द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, तो आपको ये मालूम है कि हु इलेक्ट्स द कम्युनिटी गवर्नमेंट्स इन बेल्जियम। अब देखिएगा इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपका व्हाट वाज द पॉलिटिकल प्रॉब्लम फेस बाई बेल्जियम, तो बेल्जियम में कौन सी प्रॉब्लम को फेस किया जा रहा था। 59% डच स्पीकिंग, 40% फ्रेंच स्पीकिंग, 1% जर्मन स्पीकिंग। जिसमें 59% जो लोग थे वो आपके डच बोलते थे। कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? डच। 40% फ्रेंच स्पीकिंग बोलते थे और 1% जर्मन बोलते। यहाँ पर बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था। 40% वाले जो फ्रेंच वाले लोग थे वो आपके, इसमें 50 जो परसेंट दिया वो गलत दिया, इसमें 59 होना चाहिए। ओके, तो 59% डच स्पीकिंग थे, 40% फ्रेंच स्पीकिंग थे, 1% जर्मन स्पीकिंग थे। तो यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट था। 40% फ्रेंच वाले यहाँ पर जो थे वो गवर्नमेंट में थे, 59 वाले गवर्नमेंट में नहीं थे, तो ये लोग नाराज़ रहते थे। बट इन इट्स कैपिटल में उल्टा था कि 80% लोग जो थे फ्रेंच स्पीकिंग थे और 20% डच स्पीकिंग थे। तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट था और वहाँ पर सारा गवर्नमेंट को फ्रेंच स्पीकिंग चला रहे थे। फ्रेंच कम्युनिटी वॉस रिच एंड पावरफुल, और फ्रेंच जो कम्युनिटी थी बहुत ज़्यादा रिच थी, पावरफुल थी, इससे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर क्रिएट हो रहा था। डच वाले जो लोग थे वो वहाँ पर सेटिस्फाई नहीं थे, हैप्पी नहीं थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब सारी बातें जो है समझ में आएंगी, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है वीडियो को नहीं देखते हैं, तो ये चीज़ें गलत है। मैं वीडियो बड़ी मेहनत से बनाता हूँ और आप सभी लोगों को इसको देखना चाहिए, ज़रूरी है और ये बहुत ही बेनिफिशियल है। उम्मीद है यू विल वॉच, और भी मैं इससे रिलेटेड बेहतरीन वीडियो और बनाऊँगा। आपके डाउट्स भी आप लोग पूछ सकते हैं, तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगा कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दे, तो मैं उस पर भी बना सकता हूँ। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।